Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So in this video we'll be learning about मीति कुकी क्लैश comprehensively और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़पेपर्स में आ रहा है. इट्स अ हॉट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो वील बी डीलिंग एवरीथिंग अबाउट इट. क्या करंट सिचुएशन है, व्हाट इज़ द जेनेसिस ऑफ दिस इशू, क्या हिस्ट्री रही है, मणिपुर स्टेट के बारे में देखेंगे. आर्टिकल 371 के अंडर क्या प्रोविजंस है वो देखेंगे. विल सी द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एंड अदर डिफेंस फोर्सेस वहाँ पे क्या हैं, सम बॉडीज़. सो आपका इसमें एक पूरा कवरेज हो जाएगा, जिसके बाद में आपको कुछ और देखने की या कहीं और से पढ़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े. सो इट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ओके, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले वील अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मणिपुर. तो यहाँ पे मीति कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है एंड इट कंप्राइजेज अराउंड 53% ऑफ द पॉपुलेशन, जबकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है इट इज़ अराउंड 40%. अभी जो पूरा वायलेंस हुआ है इट वाज स्टार्टेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़. तो इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया, क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे. तो जैसे मैं आपको मणिपुर का कंपोजिशन बता रही थी, मेतीज मेजॉरिटी में है एंड ये कहाँ पर है, मेनली ये है इम्फॉल वैली में. ओके, तो ये प्लेन एरियाज में है और ये जो पूरा एरिया आता है इम्फॉल वैली का वो आता है करीब 10% ऑफ द टोटल लैंड एरिया. सो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 10% ऑफ द एरिया. और अगर ट्राइबल्स को देखें तो ट्राइबल्स में वहाँ पे मेनली आते हैं नागाज और कुकीज़, और ये रिसाइड करते हैं हिल डिस्ट्रिक्ट्स में. और हिल डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया अगर देखा जाए तो वो मणिपुर का 90% एरिया करीब आता है. ओके, तो आप सारी चीज़ें इन सब से समझेंगे कि क्लैश के रीजंस क्या क्या हैं. अब मणिपुर में 34 रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं और ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है इनटू नागा ट्राइब्स एंड कुकी और जोमी ट्राइब्स. तो नागा ट्राइब्स 24% है और कुकी ट्राइब्स 16% है. फाइन. अब मेतीज अगर आप देखो रिलीजन वाइज तो वो प्रीडोमिनेंटली हिंदूज़ हैं, लेकिन इसी में एक सब क्लासिफिकेशन है. इसमें कुछ मुस्लिम्स भी हैं, मेती मुस्लिम्स, जिनको कहा जाता है मीति पंगल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस. और जबकि कुकी और नागा ट्राइब्स यदि आप देखो तो वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं और जैसा बताया वो हिल रीजन्स में है. अब मेतीज जो हैं इनको ओबीसीज की तरह आइडेंटिफाई किया गया, इनको ओबीसी स्टेटस मिला है मणिपुर में. और इनमें से कुछ जो है ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज एनिमिस्ट. एनिमिस्ट क्या होते हैं, यानी नेचर की पूजा करने वाले, दे वर्शिप नेचर. और नागा और कुकी ट्राइब्स जो हैं वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में आते हैं. अब मेजॉरिटी कम्युनिटी तो है ही मेतीज, इसके अलावा इनको स्टेट असेंबली में भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मिला है. वहाँ की 60 असेंबली सीट्स जो है मणिपुर की, उसमें से 40 सीट्स मेतीज को मिली हुई है. फाइन. अब यहाँ पे आप एक बार मैप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी. सो ये वाला जो रीजन है इम्फॉल वैली, यहाँ पे मेनली आपके मेतीज हैं. सो दिस इज़ ओनली 10%. और जो सराउंडिंग ये पूरा एरिया है ये पूरा आपका हिली रीजन है एंड दिस इज़ द कुकी लैंड. ओके, आप इसमें एक अलग से इशू भी देखेंगे वैसे कि कुकीज़ का जो पोर्शन है वो आसपास के स्टेट्स में भी आता है. सो दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट कुकी लैंड ऑल्सो. अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि मणिपुर की सराउंडिंग स्टेट्स कौन सी हैं. सो दीज आर नागालैंड, आसाम एंड मिज़ोरम. फाइन. एंड कौन सी कंट्री की बाउंड्री टच करती है, सो इट इज़ म्यांमार. अब एक एलिगेशन आगे हम देखेंगे कि म्यांमार से भी यहाँ पे इलीगल हैबिटेंट्स आ रहे हैं. वो इशू इसमें कैसे डेवलप हो रहा है, वील अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जो कुकी ट्राइब्स हैं वो इनमें से कौन कौन से स्टेट में कितने कितने प्रोपोर्शन में पाई जाती हैं. फाइन. सो वील मूव अहेड. अब देखते हैं कि इस इशू का जेनेसिस कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री कहाँ क्या है. ओके, अबाउट दिस हिल वैली डिवाइड. तो ये जो करंट कन्फ्लिक्ट है मेतीज और ट्राइबल्स के बीच में, ये और कुछ नहीं है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होने वाला जो हिल और प्लेन्स का कन्फ्लिक्ट होता है ये उसी का एक एक्सटेंशन है. अब मणिपुर की अगर सिचुएशन देखें तो इंडिपेंडेंस के पहले 1947 में ही जो मणिपुर के किंग थे उन्होंने 2 लॉज प्रोमलगेट किए थे, इम्फॉल वैली यानी कि प्लेन एरिया और हिल डिस्ट्रिक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए. तो इनमें से एक था मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट फॉर द पीपल इन द वैली.
और दूसरा था आपका मणिपुर स्टेट हिल एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन। तो ये किसके लिए था? जो लोग हिल्स में रिसाइड कर रहे हैं। फाइन। तो अब जो डिफरेंस आया है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इंडियन यूनियन में जब मणिपुर आ गया, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद भी ये डिफरेंस रह गया था। ओके। तो अब जब फजल अली कमीशन आई थी, जहाँ पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उस टाइम पे मणिपुर को जो है वो एक यूनियन टेरिटरी की तरह रखा गया था। और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट बॉडी थी हिल एरियाज़ की, उसको स्टैंडिंग कमेटी कहा जाता था। तो जो 2 लॉज चले आ रहे थे, उसमें इस चीज़ का प्रोविज़न था कि जो लोग प्लेन्स में रह रहे हैं, दोज हु आर लिविंग इन प्लेन्स, दे कैन नॉट बाय लैंड इन द हिल्स। उसके बाद मणिपुर को स्टेटहुड मिला था 1972 में। इट वाज द 19th स्टेट। प्लीज़ रिमेंबर, मणिपुर कौन सा स्टेट था? 19th स्टेट था। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी थी, इसको रीनेम कर दिया गया था हिल एरियाज कमेटी। और इसको इंटरेस्ट किया गया था कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को ये सेफगार्ड करेंगे। और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसमें ये हिल एरियाज कमेटी को इलेक्टेड रखा गया है और इसको पूरी ऑटोनॉमी दी गई है। अब जो वैली है उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जबकि हिल्स एरिया यानी किसका एरिया है? ये ट्राइब्स का एरिया जो है, वहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और वैली में अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि केवल मेतीज होते हैं, क्योंकि मेतीज के अलावा यहाँ पे दूसरे नॉन ट्राइबल्स भी हैं और दूसरे लोग जो इंडियन स्टेट से आते हैं वो भी यहाँ पर हैं। प्लस यहाँ पे कुछ इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स भी माने जाते हैं कि यहाँ पे आके वो रिसाइड कर रहे हैं, हु आर फ्रॉम म्यांमार। ओके। और जबकि हिल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे केवल और केवल ट्राइबल्स वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं। ओके। नाउ व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? तो अभी एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है एंड क्या उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट हुआ है वो देख लेते हैं। सो इशू क्या है आप समझ गए कि इम्फॉल वैली में इनके पास में एक तो लैंड जो है उसकी कमी है, तो ऑब्वियस ही बात है रिसोर्सेज भी कम है, और प्रोटेक्शन केवल किसके पास में है? हिल एरियाज़ के पास में है। और जो मेतीस का एरिया है, जो इम्फॉल वैली है, वहाँ पे फिर ये भी है कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो भी लैंड खरीद सकते हैं, जबकि हिल्स पे जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो नहीं जा सकते। राइट। तो इसकी वजह से मेतीज ने 12 साल पहले ये डिमांड रखी थी कि इनको भी एसटी स्टेटस दिया जाए। तो ये तो मतलब 12 साल पुरानी डिमांड है। ओके। कि इनको स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। तो अब क्या हुआ है कि अब मणिपुर हाई कोर्ट के पास में 8 पिटिशनर्स गए थे, जिसमें मीती ट्राइब यूनियन के लोग भी थे। तो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मेतीस, और इन्होंने ये कहा है कि इस कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया जाए ताकि इसका जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, हेरिटेज है, एंसेस्ट्रल लैंड है, उसको प्रिजर्व किया जा सके। सो मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑन अप्रैल 19 ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इस चीज़ को कंसिडर करो कि इनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। फाइन। तो अब पिटिशनर्स का कहना ये है कि भाई 1949 के पहले, सितंबर 21, 1949 के पहले जब वही मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, तो उस टाइम पे इनको एक ट्राइबल स्टेटस था, तो इसीलिए आपको फिर से इनको एसटी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ये कब आई थी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उस टाइम पे मेतीस को ओबीसी स्टेटस दिया गया था और इससे वो एलिजिबल हो गए थे फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यदि अभी का रिजर्वेशन कोटा देखें मणिपुर का, तो एसटीज 31% है, ओबीसी 17% है, और सेम जो है वो रिजर्वेशन वो एससीज के लिए 2% है। फाइन। और अब एक तो ये एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, दूसरी ये चीज़ क्या बोल रहे हैं कि नेशनल जो रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स है यानी एनआरसी, वो स्टेट में किया जाए, यानी कि जो मेन सिटीजन्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। और ये डिमांड इनकी क्यों है? क्योंकि इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है इस स्टेट में, वही मैंने आपको बताया म्यांमार से, और जो इन लोग मेतीस जो है उसको अपोज कर रहे हैं। फाइन। तो अब जो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इसको आप कंसिडर करो, तो इसकी वजह से फिर से फॉल्ट लाइन्स खुल गई हैं मेतीस और नागा और कुकी कम्युनिटीज़ में।
एंड यही माना जा रहा है कि इनको एसटी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। कुकीज़ का मानना ये है क्योंकि ये हिल एरियाज़ के ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को हार्म करेगा। और अब ये जो मैंने आपको प्रोविज़न बताया कि मेतीज़ हिल एरियाज़ में लैंड नहीं बाय कर सकते, ये आपका आर्टिकल 371C ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब ये चीज़ याद रखना कि आर्टिकल 371 जो है वो आपका आता है पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, विच डील्स विद टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो इसमें कुछ स्टेट्स को अलग से स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। याद रखना मणिपुर का 371C है। एक बार मैं आपको बाकी स्टेट्स का भी बता देती हूँ। तो 371 में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन को एंड गुजरात के सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन को दिया गया है। देन 371A, it is for Nagaland, Naga Hills and Tuensang area. Then B is for Assam, Bodoland territorial area. C आपको बता दिया मणिपुर। D is for आंध्र प्रदेश और इसी में फिर आपका तेलंगाना भी आ गया है। E is for the establishment of Central University in आंध्र प्रदेश। F is for सिक्किम, G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, आई फॉर गोवा, पोर्चुगीज कल्चर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, एंड जे इज फॉर कर्नाटका। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग एंड यू कैन सेव इट और उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, अब हर कम्युनिटी क्या चाह रही है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको 3 कम्युनिटीज़ का बताया, एक नागा, कुकी और मेती। तो नागा ने जो है वो अपने आप को वायलेंस से थोड़ा डिस्टेंस कर लिया है। तो हालांकि वो अपोज कर रहे हैं कि मेतीज़ को एसटी स्टेटस ना दिया जाए, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है और मेनली यहाँ पे कुकी ट्राइब्स इन्वॉल्व हैं। तो आप नागा का एक यहाँ पे सब टाइप याद कर सकते हैं। मणिपुर में पाए जाते हैं रोंगमेई नागास। वैसे नागास की काफ़ी सब ट्राइब्स हैं। सो इफ़ यू गो टू नागालैंड तो आप देखोगे कि लाइक एवरी मतलब हर विलेज में एक अलग ट्राइब है। तो देर आर मेनी ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स। फाइन। अब कुकीज़ क्या चाहते हैं, तो ये तो आपको बता दिया कि मेनली वो एसटी इंक्लूजन नहीं चाहते हैं। प्लस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन ये भी चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लैंड सर्वे शुरू किया है। और ये सर्वे क्यों शुरू किया है, मतलब इनका ये रीज़न था कि वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये जो सर्वे है आपने इसके लिए लोगों का ओपिनियन भी नहीं लिया है और आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप वहाँ से लोकल जो है कुकी ट्राइब्स हैं उनको आप इविक्ट कर सको, उनको आप निकाल सको। तो जो लोकल्स हैं उनके अंदर यही डर है कि ये सर्वे इनको इविक्ट करने के लिए किया जा रहा है। फाइन। और इनका दूसरे चीज़ें अब क्या है, क्यों ये अपोज कर रहे हैं, इनका कहना है कि भाई मेती लैंग्वेज जो है वो तो ऑलरेडी 8th शेड्यूल में है, यानी कि वो बहुत डेवलप्ड लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट है और जो कि ज़्यादातर ट्राइबल लैंग्वेजेस की नहीं होती है और इसीलिए इस कम्युनिटी को इनएलिजिबल है ये एसटी स्टेटस के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि आप केवल इसीलिए चाह रहे हो ये एसटी स्टेटस में आना ताकि आप जो ट्राइब्स का प्रोटेक्टेड लैंड है हिल्स पे उसको आप खरीद सको, और ये चीज़ कुकीज़ नहीं चाहते हैं। दे आर ऑल्सो आर्ग्यूइंग कि ये जो प्लेन यानी वैली के जो लोग हैं इनके ऑलरेडी जो प्रिमिटिव और डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे जो ट्राइबल्स के होते हैं वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं, दे आर ऑलरेडी लॉस्ट एंड देयरफॉर इनको ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और जब शुरुआत में इनको ट्राइबल नहीं घोषित किया गया था तो दे वर हैप्पी। क्यों? क्योंकि एक सोशल डिवाइड था वैली और हिल्स के लोगों के बीच में, और तब तो आप खुश थे और तब तो आप जो ट्राइबल्स हैं उनको डेरोगेटरी वर्ड्स लाइक हाउस की तरह आप रिफ़र करते थे। ठीक है, तो प्लेन पीपल यूज टू refer tribals as house which was a derogatory word। तो इस वजह से एक सोशल डिवाइड था एंड दैट्स वाई दे आर अपोजिंग। अब इसमें मेतीज़ का क्या कहना है, मेतीज़ इस चीज़ को डिनाई करें कि भाई हम जॉब्स को या आपके ये सारी चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हम जो है अपना लैंड, कल्चर और आइडेंटिटी को बस बचाना चाहते हैं, और जो कि कॉन्स्टेंट थ्रेट में है बिकॉज ऑफ द इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार एंड आउटसाइड द स्टेट। और इसके अलावा वहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी को आप याद कर सकते हैं, ATSUM, दैट इज़ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर। तो ये सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट बॉडी है, इनफैक्ट एपेक्स ट्राइबल
बॉडी है और इन्होंने ये कहा था कि भाई मेतीस का ट्राइबल नेचर लॉस्ट हो चुका है, जो अभी आपको पीछे एलिगेशंस बताए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम भले हिंदुज़म को फॉलो करते हैं लेकिन जो एंशंट एनिमिस्ट रिचुअल्स हैं हम वो भी फॉलो करते हैं, प्लस हम मंगोलाइड रेस को बिलोंग करते हैं, जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज, और माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, और इस वजह से हमको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। ओके और फिर इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास में तो देखो केवल 10% एरिया है पूरा, मतलब लैंड जो है, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, सब आ सकते हैं, बाहर के लोग ट्राइबल सब आके यहाँ पे रह लेते हैं, तो इस वजह से लैंड की स्केर्सिटी है हमारे पास। और मेती ट्राइब यूनियन का यही कहना है कि क्योंकि हमको इस स्टेटस को नहीं दिया गया है तो हम बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड हैं और धीरे धीरे मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं अपने ही एंसेस्ट्रल लैंड पे। तो जहाँ हमारी पॉपुलेशन 1951 में 59% थी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, वहीं 2011 के मुताबिक हमारी घट के ये 44% रह गई है। ओके और इनका ये कहना है कि अब ये इनके एलिगेशंस क्या हैं कि ट्राइबल्स जो है ये बेसिकली एक फसाद क्रिएट कर रहे हैं, जबकि इनकी जो मोटिव है वो कुछ और है, और उनको डर ये है कि अगर सर्वे होगा फॉरेस्ट लैंड का तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं जिनको, मतलब इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को ये कुकी ट्राइब्स बचाए हुए हैं तो इनका एविक्शन हो जाएगा, इस वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब इनका कहना है कि भाई मणिपुर में अचानक से इतने पॉपुलेशन सर्ज हुआ है टोटल, और ग्रोथ रेट 24.5% का रहा है, जबकि नेशनल एवरेज वाज ओनली 17.64%। तो इसका रीज़न केवल और केवल इनके अकॉर्डिंग इलीगल इमिग्रेशन है। तो इन्होंने कहा कि ये इस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते दिस कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू नेचुरल बर्थ, नेचुरल बर्थ की वजह से नहीं है, इतनी हाई पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेशन की वजह से है। तो इनका यही कहना है कि जो कुकीज़ ट्राइब्स जो म्यांमार में भी हैं वो आ रहे हैं और मणिपुर के फॉरेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं और लोकल कुकीज़ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने एविक्शन ड्राइव शुरू करी है जिसको अब ये अपोज कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं, आपको ये टॉपिक तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो पहली बात तो ये कि मिज़ोरम में भी ये काफ़ी ज़्यादा एथनिक टाइज शेयर करते हैं कुकी ट्राइब, और ये एक लार्जर जो अम्ब्रेला के अंडर आता है। ओके तो जो अम्ब्रेला में और कौन सी ट्राइब्स आती हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट एक और बॉडी यहाँ पे नई बनी है, इसका नाम है इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम। तो ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, पर इसके ऊपर ये बोला जा रहा है कि इसमें सारे ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। तो अभी कुछ वहाँ पे जब ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च हुई थी जिसके बाद सारा वायलेंस हुआ, तो वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने। और डिफेंस फोर्सेस वहाँ पे कौन से एक्टिव हैं, तो इट इज़ आसाम राइफल्स, ये इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पैरामिलिट्री फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए और काउंटर इंसर्जेंसी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है ये मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये इंडो म्यांमार की बॉर्डर को गार्ड करता है एंड इट इज़ वन ऑफ द CAPF, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर है, याद रखना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन MHA के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल जो है इट इज़ डन बाय द इंडियन आर्मी। ओके तो आपको यहाँ पे आसाम राइफल्स के बारे में भी पता चल गया। सो आई होप द वीडियो वॉज वेरी क्लियर टू यू एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।